पर्यावरण विधि। पर्यावरण विधि की क्लास होगी। पर्यावरण विधि के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? जो आपके पर्यावरण है। पर्यावरण, पर्यावरण से क्या समझते हो? हमारे आसपास का आवरण। पर्यावरण को अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट। ये फ्रेंच शब्द से निकल के बना है। फ्रांस की जो लैंग्वेज है उसको क्या कहते हैं? फ्रेंच। फ्रेंच का जो शब्द है वो इन्वायरन, इन्वायरन शब्द से निकल के बना है। ठीक है, फ्रेंच शब्द जो है इन्वायरन। इन्वायरन मतलब आसपास का आवरण। इसका मीनिंग क्या होता है? आसपास का आवरण। ठीक है, और हिंदी में अगर देखेंगे तो पर्यावरण को अगर हिंदी में क्या कहेंगे? पर्यावरण। पर्यावरण को अगर अलग करें तो क्या होता है? परिआवरण। परि प्लस आवरण, परिआवरण। ठीक है, यहां फ्रेंच शब्द इन्वायरन जो है उसका मतलब क्या होता है? आसपास का आवरण। ठीक है, और परि मतलब क्या होता है? चारों ओर, चारों ओर का आवरण। मतलब चाहे आप इंग्लिश के माध्यम से फ्रेंच वर्ड की ओर जाइए तो आसपास का आवरण की बात हो रही है। हिंदी में भी हमने ऐसा शब्द निकाला है, पर्यावरण। पर्यावरण को अगर दो भाग में बांटते हैं तो पर्यावरण मतलब चारों ओर का आवरण। ठीक है, चाहे आसपास का आवरण कह लीजिए व्यक्ति का, या चारों ओर का आवरण कह लीजिए, बात तो वही है। चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से घुमा के। ठीक है, तो ये शाब्दिक मीनिंग है। ठीक है, अगर वर्ड टू वर्ड पर आप जाएंगे तो ये आपका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है, ऑक्सफोर्ड नाम परिचित हैं आप लोग? सुने हैं? डिक्शनरी पढ़ते हैं? सबसे ज्यादा बिकती है ये, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकती है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी। ठीक है, इसमें भी ये कहा गया है कि चारों ओर की वस्तु स्थिति। पर्यावरण मतलब जब आप इन्वायरमेंट टाइप करोगे उसमें देखोगे तो ये कहा गया है चारों ओर की वस्तु स्थिति एवं प्रभावों को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये उसी बात को बोल रहा है, चारों ओर की वस्तु स्थिति एवं प्रभाव को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये हो रहा है आपका शाब्दिक मीनिंग। लेकिन पर्यावरण जो है अपने आप में एक सब्जेक्ट है। पर्यावरण अपने आप में एक सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट के ज्ञाता को क्या कहते हैं? पर्यावरणविद, मतलब पर्यावरण का विद्वान। हिंदी में क्या कहते हैं? पर्यावरणविद। ठीक है, इसका मतलब पर्यावरण का विद्वान। जैसे कहते हैं ना, विधि का जो जानकार होता है उसे क्या कहते हैं? विधि शास्त्री। राजनीति का जो विज्ञान होता है उसे राजनीति शास्त्री। समाज शास्त्र का जो विज्ञान होता है उसे समाज शास्त्री। तो पर्यावरण का जो जानकार होता है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरणविद। तो पर्यावरण का क्या ओपिनियन है पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में, उसको भी आप थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। ठीक है, पर्यावरणविद दो तीन आपके डेफिनेशन है, वो आप देख लीजिए। हैं तो कई डेफिनेशन, लेकिन दो तीन डेफिनेशन आपको जानने चाहिए। इसमें पहला आप देख लीजिए, मैकाइवर। मैकाइवर का डेफिनेशन, मैकाइवर।
ये मैकाइवर जो पर्यावरणविद हैं, इन्होंने कुछ चीजों को सम्मिलित करते हुए ये कहा कि ये पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन जब लंबी हो तो छोटी छोटी करके पढ़ा कीजिए। जब छोटी छोटी आप करके पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो पर्यावरण विद जो हैं आपके मैकाइवर, उन्होंने किन किन चीजों को सम्मिलित किया है? तो उन्होंने पहला जो सम्मिलित किया वो कहा कि पृथ्वी का धरातल, पृथ्वी का धरातल। दूसरा, प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक दशाएं। ठीक है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। भूमि, जल, भूमि और जल। पर्वत, जिसको हम पहाड़ भी कहते हैं, पर्वत। फिर मैदान, बराबर का क्षेत्र। पर्वत मतलब ऊंचा क्षेत्र, मैदान मतलब बराबर का क्षेत्र। इसके बाद इसमें शामिल किया गया खनिज। खनिज क्या होता है? जो जमीन के नीचे मिलता है, खनन के उपरांत जो पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? खनिज। इसके बाद पौधे, पौधे। फिर इसके बाद पशु, पौधे और उसके बाद पशु, और उसके बाद जो आपका है समस्त प्राकृतिक शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियां, समस्त प्राकृतिक शक्तियां जो पृथ्वी पर विद्यमान होकर मानवीय जीवन को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? मानवीय जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है। किस प्रभाव किसके ऊपर इनका पड़ेगा? मानवीय जीवन पे। ठीक है, इनका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मानवीय जीवन पे। पृथ्वी का धरातल, प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, पर्वत, मैदान, खनिज, पौधे, पशु, प्राकृतिक शक्तियां जिनका प्रभाव मानवीय जीवन पे पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? पर्यावरण। ठीक है, समझ में आ रहा है कि पर्यावरण में क्या क्या शामिल हो रहा है? पृथ्वी का धरातल, प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, पर्वत, मैदान, खनिज, पौधे, पशु, प्राकृतिक शक्तियां जिनका प्रभाव क्या हो रहा है? मानवीय जीवन पे पड़ रहा है। ऐसे क्रियाओं को क्या कहेंगे? पर्यावरण। इनको क्या कहा जाता है? पर्यावरण। अच्छा, इनकी जो डेफिनेशन है इसमें थोड़ा सा कमी ये रह गया कि इन्होंने प्रभाव में केवल ये बताया कि ये सब का प्रभाव किस पे पड़ता है? मानवीय जीवन पे। ठीक है, ये जो आपके मैकाइवर हैं, इन्होंने तो डेफिनेशन में कई सारी चीजों को शामिल कर लिया, लेकिन लास्ट में इन्होंने क्या कह दिया कि इनका प्रभाव मानवीय जीवन पे पड़ता है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। पर्यावरण का प्रभाव केवल मानवीय जीवन पे नहीं पड़ता, पर्यावरण का प्रभाव अन्य जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। पर्यावरण का प्रभाव किस पे पड़ता है? अन्य जीव जंतुओं पे। इसी को खुशू ने, पर्यावरणविद हैं खुशू,
प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं, कई सारे चीज आ जाएंगे जो आपको प्रकृति से मिलती हैं। धूप आपको प्रकृति से मिलता है, वायु आपको प्रकृति से मिलता है, पानी भी संसाधन का रूप है, ठीक है, वृक्ष भी संसाधन का रूप है, जो प्रकृति से आपको मिलता है, ठीक है, जो आपके उपयोग के लिए है, जिनका आप उपयोग करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो खुशू ने क्या कहा, खुशू नाम बहुत अच्छा है, खुशू, ठीक है, इन्होंने ये कहा कि समस्त प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक दशाओं का योग, जितने भी प्राकृतिक दशाएं हैं वे सब मिलके जो जीव पर, ये सारी प्राकृतिक दशाएं क्या कर रही हैं, जीवों के विकास और जीवन पर प्रभाव डालती है। विकास और जीवन पे क्या कर रही हैं, प्रभाव डाल रही हैं। वे समस्त प्राकृतिक दशाएं क्या कहलाएंगी, पर्यावरण कहलाएंगी, ठीक है। खुशू क्या कहना चाहते हैं कि समस्त प्राकृतिक दशाओं का योग, मतलब जो भी सिचुएशन है प्रकृति का, चाहे कोई भी सिचुएशन, इसके अंतर्गत जीवित और मृत सब आ जाएंगे दशाएं, ठीक है, सभी चीजें आ जाएंगी, जरूरी नहीं कि उसमें जीव हो, ठीक है, प्रकृति में है तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो समस्त प्राकृतिक दशाओं का योग जो जीव के विकास और जीवन पर प्रभाव डालते हैं, उसके इवोल्यूशन पे प्रभाव डालते हैं, उसके लाइफ पे प्रभाव डालते हैं, वो क्या कहलाएंगे, पर्यावरण कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हर्षकोविट। हर्षकोविट भी लगभग यही बात बोलते हैं। हर्षकोविट की भी जो डेफिनेशन है ना, वो लगभग खुशू की तरह ही है। हर्षकोविट ये कहते हैं कि पर्यावरण उन सभी बाह्य एवं प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो आपके पर्यावरण है, ये क्या है कि बाह्य दशाओं का योग, मतलब जो आपके आसपास हैं, जो बाहर में हैं, उन दशाओं का योग, उन स्थितियों का योग, दशाओं का योग जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं, जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। अच्छा, ये पर्यावरण विधि परिणाम क्या है, क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पर्यावरण विधि जो आप पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ तो कारण रहा होगा। पर्यावरण विधि दो चीजों से मिलकर बना है, पर्यावरण और विधि। पर्यावरण पे अभी चर्चा हुई, और विधि मतलब ऐसी विधि जो पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। क्यों बना, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, कारण इसका ये है कि हमने प्रकृति के साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि प्रकृति को
नुकसान हुआ। और ये केवल हमारे क्षेत्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये समस्याएं थी, पूरे विश्व की समस्याएं थी। और हमने तो कम किया, जो विकसित देश हैं जहां उद्योग का प्रारंभ पहले हुआ, उन्होंने पर्यावरण को ज्यादा क्षति कर की। ठीक है, तो आपने सुना होगा संयुक्त राष्ट्र महासंघ, नाम सुना है ना, नीचे कक्षाओं में पढ़ा होगा। संयुक्त राष्ट्र महासंघ विश्व में जो जो समस्याएं होती हैं उनके संबंध में अधिवेशन अलग अलग समय में बुलाए जाते हैं। स्टॉकहोम में, नाम याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा सम्मेलन था। स्टॉकहोम में 1972 में एक सम्मेलन होता है और जिसमें पर्यावरण के संबंध में चर्चा होती है। और यह कहा जाता है कि जिस तरह से पर्यावरण का नाश हो रहा है, इसके कारण एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि पर्यावरण के सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किए जाएं। ठीक है, और सभी देश, यूएनओ के सारे देश ये उपाय करें अपने अपने जगह में। सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। ठीक है, अब यूएनओ का सदस्य देश भारत भी है। यूएनओ का सदस्य देश कौन है? भारत भी है। ठीक है, तो भारत की भी यह जिम्मेदारी थी कि इसको भी अपने देश में लागू करें। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया, 1986 में। लेकिन ये जो स्टेप है, ये बाद का स्टेप है। इससे पहले उन्होंने संविधान में ही इसको शामिल कर लिया था। 42वां संविधान संशोधन, संविधान थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में स्टेट की ड्यूटी में ये जोड़ दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ा है, स्टेट राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसमें यह जोड़ दिया गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण की रक्षा करे। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा और एक चीज जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़ा गया था? ये दोनों 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। क्या जोड़ा गया? राज्य का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण की रक्षा करे। और ये जब ये किसका ड्यूटी है? राज्य का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ड्यूटी किसकी होती है? राज्य की। उसके साथ ही कहां जोड़ दिया? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल की किसी की नहीं, नागरिकों की। ये ड्यूटीज किसकी होती है? केवल और केवल नागरिकों की। तो यहां क्या कह दिया कि पर्यावरण की संरक्षण के लिए आप काम करेंगे, और जो वन्य जीव हैं, झील हैं, वन हैं, उनकी रक्षा के लिए आप काम करेंगे। पर्यावरण में ये सब आते हैं। और जीव मात्र के प्रति दया का भाव भी रखेंगे। जितने जीव जंतु हैं उनके प्रति आप क्या करेंगे? दया का भाव रखेंगे। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। 51 के अंतर्गत ये जी आएगा, उसमें ड्यूटी है आपका। ठीक है, ये तो केवल वहां जोड़ा गया, लेकिन प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रहा था ये चीज। ठीक है, एक बहुत अच्छे पर्यावरणविद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी थे, एमसी मेहता। नाम सुना होगा आप लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने एमसी मेहता का नाम ना सुना हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है तो एक वकील जिसका नाम एमसी मेहता है और एक जज जो पीएन भगवती हैं, जस्टिस पीएन भगवती,
पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टि से एडवोकेट के रूप में एमसी मेहता को हमेशा याद किया जाएगा और जस्टिस के रूप में पीएन भगवती को हमेशा याद किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा के लिए इनके जजमेंट और इनके प्रयास से भारत में एक लैंडमार्क डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया कि जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं मतलब जहां शिक्षा दी जाती है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, इस तरह की शैक्षणिक संस्थाएं, वहां हफ्ते में 1 घंटा 1 आवर पर वीक, हफ्ते में 1 घंटा आपको क्या करना है, पर्यावरण के बारे में जानकारी देना है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया। ठीक है, एक तरह से पूरे देश में लागू करवाने के लिए ये लैंडमार्क डिसीजन एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ का था। ठीक है, इसके बाद से पूरे भारत में पर्यावरण की दृष्टि से काफी काम हुए और एक तरह से हम ये देखते हैं कि पर्यावरण की रक्षा में अगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप उस समय नहीं किया होता तो अभी आप इंस्टीट्यूशन में ये चीज शायद ही पढ़ रहे होते। एक्ट तो बन गया था, एक्ट तो कई सारे एक्ट बने हैं, लेकिन उसको लागू करवाने के लिए एक डिसीजन इन्होंने दे दिया एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ के मामले में कि 1 घंटा हर हफ्ते आपको पढ़ाना है। 1987 के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि पर्यावरण विधि आपका जन्म हो रहा है स्टॉकहोम सम्मेलन से, और इस तरह से आपके लिए धीरे धीरे ये आवश्यक बनता जा रहा है कि आप पर्यावरण के बारे में जानें। और क्योंकि आप विधि के छात्र हैं तो आपको पर्यावरण विधि पढ़ाई जा रही है। आप विधि के छात्र नहीं होते तो आपको पर्यावरण के बारे में बीए में पढ़ाया जा रहा होता, बीएससी में पढ़ाया जा रहा, बीकॉम में एक सब्जेक्ट के रूप में रहता है। आप अगर बीए करके आए होंगे तो वहां भी एक पर्यावरण करके एक सब्जेक्ट होगा, है ना? हाँ, रहता है, यही कारण है। अब चूंकि आप लॉ में आ गए हो, एलएलबी कर रहे हो, तो पर्यावरण विधि पढ़ लो। विधि में क्या है? अच्छा, पर्यावरण विधि पढ़ रहे हो और पर्यावरण विधि के अनुसार अगर पर्यावरण की डेफिनेशन आपको ना पता हो तो क्या मतलब? ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 2 क में पर्यावरण का डेफिनेशन दिया हुआ है। पर्यावरण का डेफिनेशन यहां दिया हुआ है। यहां क्या कहा गया है कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं? पर्यावरण, वहीं बैठ जाओ। पर्यावरण के अंतर्गत आपके शामिल होंगे जमीन, जिसको भूमि कहते हैं, भूमि, जल और वायु। कौन कौन? भूमि, जल, वायु। और भूमि, जल, वायु के साथ संबंध किसका? मानव का, जीव जंतुओं का, पादपों का, सूक्ष्म जीवों का। मतलब यहां क्या कहना चाहता है कि पर्यावरण के अंतर्गत भूमि, जल और वायु तो है ही, ठीक है? भूमि, जल, वायु पर्यावरण के अंतर्गत आ रहे हैं। इसके साथ कौन आ रहा है? एक संबंध, किसके किसके बीच? मानव का, भूमि, जल और वायु से संबंध, पादप से पादप का संबंध भूमि, जल और वायु से, ठीक है? पौधों का संबंध, पादपों का, जिसको पौधे कहते हैं, ठीक है, उसका संबंध भूमि, जल, वायु से। सूक्ष्म जीवों का संबंध भूमि, जल और वायु से। तो ये जो अंतर संबंध है, ये भी पर्यावरण है।
ठीक है, ये डेफिनेशन कहां दी है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 2 क में 2A। ठीक है, मुझे लगता है कि पर्यावरण के संबंध में इतनी डेफिनेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतनी पर्याप्त होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ठीक है, बंद कर दो।